हाल ही में कोफोर्ज ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर फर्म एनकोरा को पूरे 2.35 बिलियन में अक्वायर कर लिया है। अगर हम FY25 की बात करें तो इंडियन कंपनीज ने टोटल 205 बिलियन की सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट की है। अब बात सिर्फ एक्सपोर्ट्स तक नहीं रही। 2025 में जितने भी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुए उनमें से 25% से ज्यादा आउटबाउंड थे, यानी इंडियन कंपनीज ने विदेशी कंपनीज को खरीदा है। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है जो दिखाते हैं कि कैसे इंडियन कंपनीज अब बॉर्डर क्रॉस कर रही है। इंडियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही है और पूरी दुनिया में हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर अगले ग्लोबल जायंट्स सिलिकॉन वैली से नहीं बल्कि इंडिया से निकल के आए। तो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए असली अपॉर्चुनिटी उन्हीं कंपनीज को पहचानने में है जो अपना फॉरेन फुटप्रिंट तेजी से बढ़ा रही है और सही मायने में ग्लोबल बन रही है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है जो ग्लोबल बन रही है और आप ये कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो हमारी स्पेशल सीरीज का सेकंड पार्ट है जहां हम इंडिया की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी को डिकोड कर रहे हैं ताकि एज एन इन्वेस्टर आप इससे प्रॉफिट कमा सके। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने बात की थी कि क्या अगले 10 साल में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सच में इतनी तेजी से होगी, और अगर आप हेडलाइन से आगे बढ़कर इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखें। अब चलिए समझते हैं कि ऐसी कंपनीज पर फोकस करना क्यों जरूरी है जिनके ग्लोबल एम्बिशंस है। आपके लिए ऐसी कंपनीज को ढूंढना क्यों जरूरी है जो ग्लोबली एक्सपैंड कर रही है। यह सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की अपनी इकोनॉमी में काफी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है और कई केसेस में सिर्फ हमारी डोमेस्टिक डिमांड ही काफी है। यहां तक कि फॉरेन कंपनीज भी ग्रोथ के लिए इंडिया की तरफ देख रही है। तो फिर एक इंडियन इन्वेस्टर को उन कंपनीज की टेंशन क्यों लेनी चाहिए जो ग्लोबल जा रही है। इसका पहला रीजन है कि ऐसी कंपनीज इंडिया के स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के विजन के साथ बिल्कुल मैच करती है। 2025 में इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। दुनिया की 18% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का वेटेज तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया अब अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल का पूरा फायदा उठा रहा है और दूसरे देशों के साथ नए ट्रेड डील साइन कर रहा है। 2025 में इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। यह इंडिया का 18th FTA था। आज इंडिया के पास यूरोपियन EFTA कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया, ओमान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ FTAs है। ये FTAs आज के वक्त में बहुत क्रूशल है, खासकर जब हम US से शुरू हुए टैरिफ वॉर को देखते हैं। ये इंडियन कंपनीज के लिए फॉरेन मार्केट में एंटर करने का एक आसान रास्ता बन सकता है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स की जो ग्लोबल एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं, और वो है इंडिया मार्केट के कुछ हिस्सों में आने वाला सैचुरेशन। इसका मतलब है कि इंडिया के कुछ सेक्टर्स अब इतने सैचुरेट हो चुके हैं कि वहां ग्रोथ की गुंजाइश पहले से कम हो रही है। एग्जाम्पल के लिए IBEF के मुताबिक 2025 तक इंडिया की टेली डेंसिटी 86% तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि अब नए सब्सक्राइबर्स जोड़कर ग्रोथ पाना थोड़ा मुश्किल या लिमिटेड हो सकता है। दूसरे कंज्यूमर ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे ऑटो, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सब में भी ऐसी ही सिचुएशन दिख रही है। इन प्रोडक्ट्स की पेनिट्रेशन अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ऐसे में सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपेंड करना अब बहुत जरूरी हो गया है। विदेशी मार्केट्स में नए मौके तलाशने के लिए इसी साल जुलाई में टाटा मोटर्स ने इटली के इवैको को अक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया था। इस एक्विजिशन से टाटा मोटर को यूरोपियन कमर्शियल व्हीकल मार्केट्स में अपना पैर जमाने का एक बड़ा मौका मिला। तीसरी बात, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अपने नेचर की वजह से ओवरसीज मार्केट पर काफी डिपेंड रहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है IT सेक्टर, लेकिन फार्मा सेक्टर भी अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा विदेशी मार्केट से ही जनरेट करता है। अब 2025 में इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट 30.5 बिलियन तक पहुंच गया था। इन सेक्टर्स के लिए ओवरसीज एक्सपेंशन की इंपॉर्टेंस को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते।
चौथा फायदा यह है कि ग्लोबल एक्सपेंशन से मार्जिन बूस्ट हो सकता है। वहां कंपनीज को प्रीमियम प्राइसिंग, कॉस्ट सिनर्जीज और हाई वैल्यू क्लाइंट्स मिलते हैं। जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो इन्वेस्टर्स को भी बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। और फाइनली, ओवरसीज एक्सपेंशन से इंडियन कंपनीज को अपने रेवेन्यूज को डाइवर्सिफाई करने में भी मदद मिलती है। इससे उनका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज में कोई अचानक बदलाव आए तो भी उनका बिजनेस चलता रहेगा। एक इन्वेस्टर के लिए ये पोर्टफोलियो लेवल पर रिस्क कम करने का एक बेस्ट तरीका है। हालांकि ओवरसीज एक्सपेंशन के अपने नुकसान भी होते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए चलिए देखते हैं कि उन प्रॉमिसिंग कंपनीज को कैसे पिक करें जो ग्लोबली एक्सपैंड कर रही है। सबसे पहला और आसान तरीका है एक्सपोर्ट रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स को ट्रैक करना। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी की टोटल कमाई का कितना हिस्सा विदेशी मार्केट से आ रहा है। इसको चेक करने के दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट, ऐसी कंपनीज को पिक करें जिनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू उनकी टोटल कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। और सेकंड, आप ऐसी कंपनीज को देखें जिनके एक्सपोर्ट परसेंटेज हर साल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ BSE 500 ग्रुप की टॉप 25 एक्सपोर्टर्स की लिस्ट है, जिनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू उनकी सेल्स के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अब इस लिस्ट को देखकर कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज IT और हेल्थ केयर सेक्टर से है। ये सेक्टर्स बाय नेचर ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन इस लिस्ट में बिजनेस सर्विसेज स्पेस के कुछ इंटरेस्टिंग नाम सामने आए हैं: इंडीजीन, सिनजीन इंटरनेशनल और लैटेंट व्यू एनालिटिक्स। हालांकि इनका बिजनेस भी कहीं ना कहीं टेक और फार्मा से ही जुड़ा है। इंडीजीन ये ग्लोबल फार्मा और लाइफ साइंसेज कंपनी को AI और डिजिटल सॉल्यूशंस देती है। सिनजीन ये बायोकॉन की सब्सिडियरी है और एक CRDMO है। इनके रेवेन्यूज नेचुरली ओवरसीज क्लाइंट से आते हैं। लैटेंट व्यू ये एक एनालिटिक्स और AI सर्विसेज फर्म है जो ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व करती है। एक क्लियर पर्सपेक्टिव के लिए चलिए इस लिस्ट से IT, हेल्थ केयर सेक्टर और इन 3 बिजनेस सर्विसेज कंपनीज को निकाल कर देखते हैं। अब जो नया और रिफ्रेश लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपको असली पिक्चर दिखाएगा। अब इस लिस्ट में टॉप पर कुछ नए नाम हैं। संवर्धन मदरसन एक बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपनी है। स्वान कॉर्प टेक्सटाइल सेक्टर से है। UPL जो एक केमिकल जायंट है। अब सेक्टर के हिसाब से देखें तो ये लिस्ट पहले के मुकाबले काफी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन यहां भी 2 सेक्टर्स क्लियर विनर दिख रहे हैं: ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो एंसिलरीज एंड केमिकल्स। तो कंक्लूजन ये है कि IT और हेल्थ केयर के अलावा आपको इन 2 सेक्टर्स यानी ऑटो एंड केमिकल्स पर भी नजर रखनी चाहिए। अब चलिए उन कंपनीज पर नजर डालते हैं जिनका एक्सपोर्ट टू रेवेन्यू परसेंटेज पिछले 3 सालों से लगातार बढ़ रहा है। BSE 500 कंपनीज में से हमें ऐसी 29 कंपनीज मिली है जिनका एक्सपोर्ट टू सेल्स रेशियो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में हर साल बेहतर हुआ है। इनमें हमने वही कंपनीज ली है जिनका FY 25 में एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम से कम 25% था। यहाँ वो 29 कंपनीज दी गई है जो ग्लोबली अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। एक बार फिर इस लिस्ट में काफ़ी सारी कंपनीज IT और हेल्थ केयर सेक्टर से है। अगर हम इन सेक्टर्स को हटा दें तो हमारे पास सिर्फ 12 कंपनीज बचती है जो नॉन IT हेल्थ केयर बैकग्राउंड से है और ग्रो कर रही है। ये लिस्ट देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक डाइवर्सिफाइड ग्रोथ दिखाती है। इनमें केमिकल से आरती इंडस्ट्रीज, FMCG से गॉडफ्रे फिलिप्स, टेक्सटाइल से KPR मिल और हॉस्पिटैलिटी से TBO टेक जैसे नए और इंटरेस्टिंग नाम शामिल है। अब एक ज़रूरी बात, जो भी कंपनीज हमने आपको लिस्ट में दिखाई है वो हमारी रिकमेंडेशंस नहीं है। इसका मकसद सिर्फ उन नामों को हाईलाइट करना है जो अपने रेवेन्यूज का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से कमा रहे हैं और इसलिए ये ओवरसीज एक्सपेंशन की थीम के लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आप इन लिस्ट को अपनी आगे की रिसर्च के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट और वैल्यूएशंस को जरूर चेक करें। अब देखते हैं कि कुछ और तरीके जिनसे आप ग्लोबल एक्सपैंड करने वाली कंपनीज को ढूंढ सकते हैं। पहला, जैसा हमने देखा, कुछ सेक्टर्स का ओवरसीज ओरिएंटेशन दूसरों से ज्यादा होता है, जैसे IT, हेल्थ केयर, केमिकल्स और ऑटो सेक्टर्स। ग्लोबली एक्सपैंड होने वाली कंपनीज को ढूंढने के लिए ये सेक्टर्स एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड हो सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसी कंपनीज के बास्केट वाले सेक्टोरल ETF या इंडेक्स फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप किसी कंपनीज पर रिसर्च करें
उसकी ग्लोबल प्रेजेंस और एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को जरूर देखें। एग्जाम्पल के लिए बजाज ऑटो ने FY25 की अपनी एनुअल रिपोर्ट में अपने इंटरनेशनल बिजनेस की स्ट्रैटेजी और नंबर्स के बारे में बताया है। कंपनी का कहना है कि उनके एक्सपोर्ट्स में फिर से डबल डिजिट वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी की लगभग 1/3 सेल्स एक्सपोर्ट से आई है। लैटिन अमेरिका रीजन में अब तक की सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सेल्स रिकॉर्ड की गई है और इसी तरह की और भी जानकारी रिपोर्ट में दी गई है। पॉइंट यह है कि एनुअल रिपोर्ट पर एक नजर डालकर आप कंपनी की ओवरसीज एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को समझ सकते हैं। आप इसे अपने ओवरऑल रिसर्च फ्रेमवर्क में एक क्राइटेरिया की तरह जोड़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ओवरसीज कॉर्पोरेट मर्जर्स और एक्विजिशन को ट्रैक करें। इससे आपको उन कंपनीज का पता चलेगा जो इनऑर्गेनिक रूट के जरिए विदेशी मार्केट्स में एंटर कर रही है। टाटा मोटर्स का इटली की आइवेको को खरीदना, भारती का बीटी ग्रुप PLC में इन्वेस्ट करना, कोफोर्ज का एनकोरा को परचेज करना और जाइडस लाइफ साइंसेज का एम्पलीट्यूड बायआउट, ये सब हाल ही के कुछ बड़े एग्जाम्पल्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस न्यूज और डेवलपमेंट से हमेशा अपडेटेड रहिए। इससे आपको सिर्फ लेटेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेंड्स का ही पता नहीं चलेगा, बल्कि आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी बेटर होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ओवरसीज एक्सपेंशन करना रिस्क फ्री नहीं होता। यहाँ भी कंपनी को कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। चलिए अगले सेक्शन में इसे डिटेल में समझते हैं। विदेशों में एक्सपेंड करने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना अब ये सुनने में काफ़ी अपीलिंग लगता है, पर एक इन्वेस्टर के तौर पर सिर्फ ग्लोबल एक्सपेंशन के फायदे मत देखिए, इसके साथ आने वाले रिस्क को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे ओवरसीज एक्सपेंशन का सबसे बड़ा रिस्क होता है उन बातों का जिनका आपको पता ही नहीं होता। माना कि हर कंपनी बाहर जाने से पहले अपना पूरा होमवर्क करती है, लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। ये अनसर्टेनिटी कहीं से भी आ सकती है, जैसे कि लीगल रूल्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कल्चर या वहाँ के सोशल फैक्टर्स। अब एग्जाम्पल के लिए साल 2013 में रेनबैक्सी को US गवर्नमेंट को 500 मिलियन की पेनल्टी देनी पड़ी। वही रेनबैक्सी जिसे बाद में सन फार्मा ने अक्वायर कर लिया था। विदेशों में स्टाफ को अपने साथ जोड़ना और वहाँ के लोगों की पसंद को समझना, इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है। ये आने वाले समय में टेंशन या फ्रिक्शन का एक बड़ा कारण बन सकता है। मैरिको, इमामी और गोदरेज जैसी बड़ी कंपनीज ने ये खुद एक्सपीरियंस किया है जब उन्होंने अफ्रीका के मार्केट में एंट्री ली थी। इन इंडियन MNCs को वहाँ के कल्चरल शॉक और डाइवर्सिटी की वजह से काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े रिस्क की, जो है डेट बर्डन। विदेश में एक्सपेंशन के लिए अक्सर कंपनीज को बहुत बड़ा लोन लेना पड़ता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सुज़लॉन एनर्जी। उन्होंने RE पावर कंपनी को खरीदने के लिए एक बड़ा लोन लिया था। इस हेवी डेट की वजह से कंपनी लगभग बैंक्रप्सी के कगार पर पहुंच गई थी। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी पर बेट लगा रहे हैं जो विदेश में कोई एक्विजिशन कर रही है, तो ये ज़रूर चेक कीजिए कि क्या इस वजह से उनका डेट बर्डन बढ़ने वाला है, और अगर बढ़ रहा है तो वो प्रॉब्लम कितनी सीरियस हो सकती है। सिर्फ मैनेजमेंट की बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। मैनेजमेंट हमेशा एक्विजिशंस को लेकर काफ़ी अपबीट और पॉजिटिव साउंड करते हैं, इसलिए उनकी कमेंट्री को हमेशा थोड़ा सावधानी से सुनिए। तीसरा बड़ा रिस्क आता है पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स से। एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका, ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशन के हॉटस्पॉट्स है। यहाँ अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है तो वो कभी भी खतरे में आ सकती है। अडानी पोर्ट्स को ही ले लीजिए, जिनका इजराइल में हाइफा पोर्ट है। जब 2023 में इजराइल हमस वॉर शुरू हुई थी तो इन्वेस्टर्स काफ़ी डर गए थे और शेयर्स पर इसका असर देखने को मिला था। इसी तरह जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई तो टाटा मोटर्स के यूरोपियन ऑपरेशंस को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज के वक्त में बांग्लादेश का भी यही हाल है। वहाँ इंडियन कंपनीज जिनका बड़ा एक्सपोजर है, उनके लिए भी ये सिचुएशन एक पेन पॉइंट बन सकती है। इनके अलावा भी कुछ और बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि करेंसी फ्लक्चुएशन और फॉरेक्स रिस्क। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, डिमांड फोरकास्टिंग, प्राइसिंग मिसस्टेप्स, ये सब भी कंपनी के प्रॉफिट पर असर डाल सकते हैं। अब आखिरी मगर सबसे ज़रूरी बात, कंपनी जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ में स्प्रेड होगी उसका बिजनेस उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जब बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स हो तो उसे एनालाइज करना और सही रिलायबल फोरकास्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ऐसी कंपनीज अक्सर पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइजेस देती रहती है।
इसी वजह से इन्वेस्टर्स की लाइफ हमेशा थोड़ी डिफिकल्ट बनी रहती है। तो अब सवाल ये है कि एक तरफ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और दूसरी तरफ इतने सारे रिस्क। ऐसे में आपको ग्लोबल एम्बिशंस वाली कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए इस वीडियो के आखिरी सेक्शन में इसी बात पर डिस्कस करते हैं। पोर्टफोलियो लेवल पर देखें तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिनके ग्लोबल कंट्रीब्यूशन या एक्सपोजर ज़्यादा है, ये एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी हो सकता है। इसे आप इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा तरीका मान सकते हैं, खासकर ऐसे समय में जब ज़्यादातर इंटरनेशनल फंड्स नए इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं। हालांकि ग्लोबल एक्सपोजर को सही से असेस करना भी ज़रूरी है। डेवलप मार्केट जैसे यूएस और यूरोप में एक्सपोर्ट्स या एक्सपोजर लेना डेवलपिंग मार्केट्स के मुकाबले कम अनसर्टेन होता है। एशियन, अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिकन मार्केट्स ग्रोथ तो ऑफर करती है, लेकिन यहाँ रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। कंपनी लेवल पर यह ज़रूर ध्यान रखें कि एक्विजिशन करने वाली कंपनी डील को फंड करने के लिए ज़्यादा डेट लेकर मुश्किल में ना पड़ जाए। इन बातों को ध्यान में रखकर आप केयरफुली ऐसी कंपनीज पिक कर सकते हैं जो इंटरनेशनल ग्रोथ का फ़ायदा उठा रही है। जैसे इंडिया आज वर्ल्ड स्टेज पर शाइन कर रहा है, तो ये नेचुरल है कि आपके पोर्टफोलियो में भी कुछ ब्राइट स्टार्स होना चाहिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर पहुंच गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.